गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। बेटा गुड मॉर्निंग सर। वीडियो नहीं दिख रहा क्या मेरा? नो नो सर। सर। नो सर, अब अभी भी नहीं दिख रहा। चलो एक बार क्लास ड्रॉप करके ऑन करता हूँ ना। अभी क्लास बंद करके दोबारा चालू करता हूँ। ओके सर। 1 मिनट रुकिए बेटा, 1 मिनट रुकिए। देखिए इसको हटा के देख लेते हैं ना। यस सर। कैमरे में प्रॉब्लम थी है कि वीडियो आ ही नहीं रहा था। ध्यान दीजिए बेटा, कल हमने जो सौर विकिरण जो प्राप्ति के स्रोत है, किस प्रकार से सूर्य की ऊष्मा हमें मिलती है और इस ऊष्मा प्राप्ति में पाई जाती है विभिन्नता, सॉरी भिन्नता, ये पढ़ लिया था बेटा हमने। भाई कोई समस्या है क्या इस चीज में कि सूर्य ताप जो हमें मिलता है, सूर्य ताप के मिलने में कई प्रकार की भिन्नताएं होती है। सभी जगह पूरी पृथ्वी पे एक जैसा ताप नहीं होता। होता है क्या? नो सर। नो सर। पूरी पृथ्वी पे एक जैसा ताप नहीं होता है। और इस ताप भिन्नता के जो मुख्य कारण है वो हमने पढ़े हैं। घूर्णन, परिक्रमण, सूर्य से पृथ्वी की दूरी, और आपके उपसौर, अपसौर, वायुमंडल की पारदर्शिता, ठीक है, वायुमंडलीय तत्वों की जो स्थिति है वो, इसके अलावा उचावच, कई प्रकार के हैं, आपके स्थल विन्यास, बहुत सारे कारण हैं जो हमारे पृथ्वी पर सूर्य ताप के भिन्न स्वरूप को प्रदर्शित करते हैं। एक जगह बहुत ज्यादा ताप होता है और एक जगह बहुत कम ताप होता है। एक जगह बहुत ज्यादा होता है और एक जगह बहुत कम होता है। बताइए, ये बात समझ में आ गई थी क्या? यस सर। कोई यस प्रश्न सर। करना है बेटा? सर अब इवेंट बता दो। हाँ वो तो मैं क्लियर दोबारा बता रहा हूँ। वो तो अभिव्यंजन चालन वो तो दोबारा बता रहा हूँ। और इसके अलावा कोई प्रश्न करना है? अरे बेटा, और कोई प्रश्न करना है क्या? नो सर। नो सर। हमारा आज का बिंदु, हम 2 बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। थोड़ा फास्टली कर लेते हैं। देखिए, एक तो है कि सूर्य ताप हमें मिल गया। सूर्य ताप सब हमें मिल गया। ये सूर्य से हमें क्या मिल रहा है? ताप या ऊर्जा मिल रही है। पृथ्वी इस ताप को क्या करती है? ग्रहण करती है पृथ्वी तल, और पुनः उस जगह उत्सर्जन करती है। तो जब सूर्य ताप मिला और पृथ्वी क्या करेगी? इस ऊर्जा का या ऊष्मा का उत्सर्जन करेगी। तो यह उत्सर्जन है वो कितने आधारों पर करती है, या बोल सकते हैं उत्सर्जन करने के कौन कौन से प्रकार है। तो हमने इन प्रकारों पर कल चर्चा की थी। एक तो है चालन, एक है अभिवहन, और एक है संवहन। एक तो है चालन, एक है अभिवहन, और एक है संवहन। सबसे पहले देखो, यहाँ पे आपकी बुक में जो बिंदु दिया हुआ है, तापन और शीतलन। तापन और शीतलन यानी पृथ्वी कैसे गर्म होती है और कैसे ठंडी होती है। इसके लिए तो ऊष्मा बजट हम पढ़ेंगे अभी, ऊष्मा का बजट। लेकिन इससे पहले हम देखें कि पृथ्वी है वो अपने द्वारा प्राप्त ऊष्मा का किस प्रकार से दूसरे तत्वों के तरफ क्या करती है? उत्सर्जन करती है। तो पहले है चालन। चालन में कहा गया कि कोई भी वस्तु है जब किसी दूसरी वस्तु के संपर्क में आ रही है, ये वस्तु गर्म है, ये वस्तु ठंडी है, ये वस्तु गर्म वस्तु जब तक उसको ऊष्मा का ट्रांसफर करेगी, जब तक ये वस्तु और इसका जो तापमान है, दोनों का टेम्परेचर क्या नहीं हो जाता? बराबर नहीं हो जाता। इसके बाद यह वस्तु आगे ऊष्मा का ट्रांसफर करेगी, इसके बाद यह वस्तु आगे ऊष्मा का ट्रांसफर करेगी।
लेकिन इसमें ध्यान रखना वस्तु एक दूसरे से जुड़ी हुई होनी चाहिए, वस्तु एक दूसरे से क्या होनी चाहिए, जुड़ी हुई होनी चाहिए। जैसे पृथ्वी की जो परतें हैं, तो पृथ्वी गर्म हो रही है तो सबसे पहले अपनी परतों में क्या करेगी, ऊष्मा का ट्रांसफर करेगी। कौन सी विधि से करेगी बेटा, चालन से। जब ये पूरा भाग गर्म हो गया और गर्म होने के बाद में यह क्या करेगा, ऊष्मा का उत्सर्जन करेगा। क्या करेगा, ऊष्मा का उत्सर्जन करेगा। आप देखना, आपने कोई पॉट रखा है अपने गैस पर या स्टोव पर, जो भी, ठीक है, कोई भी पॉट रखा है, सबसे पहले ये पूरा पॉट क्या होगा, गर्म होगा। क्या होगा, गर्म होगा। फिर इस पॉट में रखी जो वस्तु है वो क्या होगी, गर्म होगी। वस्तु क्या होगी, गर्म होगी। फिर क्या होगा, ऊष्मा का ट्रांसफर होगा अपने बाहरी क्षेत्र में। ये बाहरी क्षेत्र में जो ऊष्मा का ट्रांसफर हो रहा है ये कहलाता है बेटा अभिवहन। ये वस्तु से बाहर की तरफ जा रहा है ना, ऊष्मा का ट्रांसफर हो रहा है, ये कहलाएगा अभिवहन। बस इतनी बात ध्यान रखना। ये अभिवहन कैसा होता है, क्षैतिजीय होता है। कैसा होता है, क्षैतिजीय होता है, यानी क्षितिज, यानी आपका हॉरिजेंटली, बराबर। आया बेटा समझ में। कोई ऊष्मा है, कोई वस्तु ट्रांसफर करती है अपने क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में, तो अगर ये ऊष्मा का क्षैतिजीय संचालन कर रही है या उत्सर्जन कर रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, ऊष्मा क्षैतिजीय, अभिवहन। अभिवहन कहेंगे बेटा। ऊष्मा नहीं है, क्या है, अभिवहन है। क्या बोलेंगे, अभिवहन। और ये क्या होता है, क्षैतिजीय। जब ऊष्मा का ट्रांसफर हो रहा है, ये गर्म तो हो गया ना, अब ऊष्मा का ट्रांसफर हो रहा है ऊर्ध्वाधर, वर्टिकल, ऊपर की ओर। ऊष्मा का ट्रांसफर हो रहा है ऊपर की ओर, उसको क्या कहेंगे बेटा, संवहन। क्या कहेंगे, संवहन। क्या कहेंगे, संवहन। 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 अब इसको एक और उदाहरण से समझिए। ये मैंने इसका उदाहरण दिया है, एक और उदाहरण से समझिए। ऐसे ही ठंडा होता है बेटा, ऐसे ही ठंडा होता है। जैसे मान लो कोई ठंडी वस्तु है और इसके संपर्क में कोई दूसरी वस्तु आई, तो वह क्या करेगी, उसके संपर्क में आएगी तो वो क्या करेगी, उसकी एनर्जी को, उसकी ऊष्मा को क्या करेगी, कम करेगी, और उसको भी क्या कर देगी, ठंडा कर देगी। आप मान लो कि बर्फ है, बर्फ के ऊपर है गर्म दूध रख दो। अब दूध को ऊष्मा नहीं मिल रही ना भाई, दूध को ऊष्मा मिल रही है क्या, नो सर। नहीं मिल रही। अब बर्फ है, बर्फ के ऊपर गर्म दूध रख दो, गर्म दूध का बर्तन रख दिया। अब वो बर्फ है भाई, ऊष्मा नहीं मिल रही, उसको क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है, लो टेम्परेचर का क्षेत्र मिल रहा है। तो वो क्या करेगा, बर्फ का दूध है, सॉरी गर्म दूध है, उस बर्फ पे पड़ा है, तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे अपनी ऊष्मा का उत्सर्जन कर देगा बाहर की ओर। ऊष्मा बाहर की ओर चल जाएगी और दूध धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो ऐसे शीतलन भी होता है। कोई गर्म वस्तु है, कोई गर्म वस्तु है, उसको ताप का स्रोत बंद हो गया। जैसे हमें सूर्य का ताप मिल रहा है और सूर्य का ताप बंद हो गया भाई, अस्त हो गया सूर्य, और यहाँ पे ताप ग्रहण करने की जो सॉरी ताप प्राप्ति का स्रोत है वो बंद हो गया। अब पृथ्वी क्या होगी, जितनी गर्म हो गई उतनी गर्म हो गई। अब ऊष्मा का उत्सर्जन करती रहेगी तो क्या हो जाएगी, फिर ठंडी हो जाएगी ना, ठंडी रहेगी, ठंडी हो जाएगी, तापमान क्या होगा, गिर जाएगा। इसी प्रकार ऊष्मा जब मिलती है किसी भी पदार्थ को, तो पदार्थ गर्म होता है। जब ऊष्मा प्राप्ति का स्रोत उसका बंद हो जाता है तो वह पदार्थ धीरे धीरे क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। इसी प्रकार हमारी पृथ्वी का तापन होता है और ऐसे ही क्या होता है, शीतलन होता है। अब हम एक उदाहरण पृथ्वी से उदाहरण से समझे। जैसे मान लो ये सूर्य का ताप मिल रहा है इसको, ये गर्म हो गया, इसने क्या किया, आंतरिक भागों को गर्म किया। ये आंतरिक भागों को गर्म किया, ये तो मैंने बता दिया क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, अरे जुड़ी हुई चट्टानों को गर्म कर रहा है, वो क्या कहलाएगा, चालन। क्या कहलाएगा, चालन। अब यहाँ पे आपका स्थल भाग है, यहाँ पे आपका जल भाग है। अब स्थल भाग से ऊर्जा ट्रांसफर हो रही है जलीय भाग में, तो ये क्या कहलाएगा, अभिवहन। अभिवहन। अब जब ये जलीय भाग गर्म हो रहा है
स्थलीय भाग गर्म हो गया, अब ऊष्मा का ये उत्सर्जन कर रहा है बाहर की ओर, उत्तर यानी ऊपर की ओर, तो क्या कहलाएगा? संवहन। संवहन। बताओ समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। यस सर। आगे बेटा, तो चालन, यस सर। चालन ऊष्मा का अपने संपर्क में आने वाले क्षेत्र को, यानी चालन क्या है? जो ऊष्मा है उसको अपने क्षेत्र में या अपने संपर्क में आने वाले क्षेत्र को क्या करेगा? गर्म करेगा ऊष्मा के माध्यम से। कोई भी पदार्थ अपने ताप से दूसरे ताप को क्या, दूसरे पदार्थ को क्या करेगा? गर्म करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? चालन कहेंगे। ये चालन की प्रक्रिया तब तक होती रहेगी जब तक पदार्थों में दोनों में जो आपका तापमान है या टेम्परेचर है बराबर नहीं हो जाता। क्या नहीं हो जाता? बराबर नहीं हो जाता, तब तक चालन होता रहेगा, तब तक अभिवहन होता रहेगा। मतलब एक की एनर्जी सॉरी ऊष्मा है वो पूर्ण रूप से क्या है? दूसरे से बराबर नहीं हो जाती, तब तक ये चलता रहता है। बताओ, क्लियर है? यस सर। यस सर। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, आपको ये चीज तो पता ही है कि लघु तरंग, दीर्घ तरंग। लघु तरंग तो किससे प्राप्त होती है हमें? सूर्य से। सूर्य से। लघु तरंग किससे प्राप्त होती है? सूर्य से। यानी सूर्य ताप जो हमें मिलता है वो कौन सी तरंगों के रूप में मिलेगा? लघु तरंगों के रूप में। लघु तरंगों के रूप में। और दीर्घ तरंगे हैं वो हमें प्राप्त होती है पृथ्वी से। दीर्घ तरंगे हमें प्राप्त होती है पृथ्वी से, यानी जो पार्थिव विकिरण है वो कौन सी तरंगों का उत्सर्जन करेगी? दीर्घ तरंगों का। किसका? दीर्घ तरंगों का उत्सर्जन करेगी। पार्थिव जो है वो किसका करेगी? दीर्घ तरंगों का उत्सर्जन करेगी। एक आपकी बुक में एक दिया हुआ है कि जो लू चलती है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, लू नाम सुना है? यस सर। सर। यस लू सर। चलती है, ये किसका उदाहरण है? चालन का, अभिवहन का या संवहन का? अभिवहन का। अभिवहन। अभिवहन। क्योंकि कैसा? क्षैतिजीय, भाई कैसा है? क्षैतिजीय प्रवाह है। लू कैसा है बेटा? अभिवहन का एक उदाहरण है। ऐसे ही हमारे जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र गर्म होते हैं तो ऊर्जा का ट्रांसफर करते हैं ये क्षैतिज रूप से उत्तर की ओर। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी? अभिवहन का उदाहरण है। शीत में जब ये ठंडे होते हैं तो ये भी क्या है? अपनी शीतलता का ट्रांसफर करते हैं और भाप को ज्यादा गर्म होने से रोकते हैं, तो ये भी क्या है? आपकी अभिवहन का ही उदाहरण है। मतलब क्षैतिज प्रवाह है कोई सा भी ले लो, वो किसका उदाहरण है? अभिवहन का उदाहरण है। लघु तरंगे सूर्य से प्राप्त होती है और दीर्घ तरंगे किससे प्राप्त होती है? पृथ्वी से। पृथ्वी से। पृथ्वी से। ठीक है, एक प्रश्न और आपके दिया है कि जो हमारे वायुमंडल में जो गैसें हैं, जो तत्व है, ये सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं, लघु तरंगे हैं, उनका अवशोषण भी कर लेते हैं और उनका विकिरण भी कर देते हैं, उनको विकृत भी कर देते हैं। अब इसके बाद आपके अगला जो बिंदु आता है वो है ऊष्मा, पृथ्वी का ऊष्मा बजट। पृथ्वी का ऊष्मा, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बस समझने की आवश्यकता है हमें कि ऊष्मा बजट क्या है। देखो, हम पृथ्वी धरातल की बात करते हैं, डायग्राम बना लेना। ठीक है, यहाँ ये अंतरिक्ष का भाग है, ये पार्थिव वायुमंडल है, और ये हमारा
सूर्य है। सूर्य ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है और ये हमें एनर्जी प्रदान करता है। सूर्य से 100%, हम 100% क्या दांत देखेंगे भाई, जितनी ऊष्मा आई भाई, ऊष्मा बजट क्या होता है, सूर्य से हमें जितनी ऊष्मा प्राप्त हुई उतनी की उतनी ऊष्मा क्या हो गई, परावर्तित हो गई। जितनी प्राप्त हुई उतनी की उतनी क्या हुई, परावर्तित। और हमारे यहाँ क्या है, बैलेंस रहा 0। हमने जितना प्राप्त किया उतना ही भेज दिया, तो बैलेंस रहा 0। तो बैलेंस 0 रहा तो हमारा धरातल न तो ज्यादा क्या रहा, ठंडा रहा, और नहीं ज्यादा क्या रहा, गर्म रहा। अगर ऊष्मा आती रही आती रही आती रही और जाना कम हो गई तो हमारा धरातल है अत्यधिक ताप वाला हो जाएगा। और ये हमें ग्रीन हाउस गैसेज है उनकी वजह से दिख रही है कि तापमान बढ़ रहा है, लगातार ग्लोबल वार्मिंग बढ़ ही जा रही है, यानी उसमें ये तापमान है वो बढ़ता ही जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा है। तो ये रूपरेखा है वो कब होगी, जब हमारे यहाँ सूर्य का ताप आता ही रहेगा और ऊष्मा का उत्सर्जन नहीं होगा। ठीक है, कई बार है ताप मिला कम और उत्सर्जन कर दिया ज्यादा, जैसा सर्दियों में होता है, तो उस स्थिति में आपका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और हमारा क्षेत्र है वो क्या हो जाएगा, बर्फ से जम जाएगा, बर्फ से जम जाएगा। तो ऐसी स्थिति में बर्फ से जम जाएगा और हमने क्या किया, ज्यादा प्राप्त कर ली तो तापमान बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो सूर्य से आने वाली ऊष्मा का जितना हमने प्राप्त किया है उतना ही उत्सर्जन करना क्या कहलाएगा, ऊष्मा का बजट। समझ में आ गया ना, ऊष्मा का बजट। भाई हम क्या है, कोई भी काम करते हो, आप कोई चीज लाने जा रहे हो तो बजट बनाते ना कि अप्रोक्सीमेटली ये वस्तु है इतने रुपए की आ जाएगी और आप उतने ही पैसे लेकर के जाते हो। या अपना कोई काम करना है तो आप निश्चित क्या करते हो, बजट बना के दो। इतना ही नहीं, आप पढ़ रहे हो, क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ा दिया, कितना लेसन हो गया, क्या क्या होमवर्क दे दिया, तो आप उस होमवर्क का भी बजट बना के रखते हो कि इतने घंटे में मैं इस टॉपिक को क्लियर कर लूंगा, या ये होमवर्क है मैं इतने घंटे में कर लूंगा। ठीक है, या मेरे को ये चीज याद करनी है, इसके लिए मेरे को इतना टारगेट है, एग्जाम डेट ये है, तो हम इस प्रकार से इस पूरे सिलेबस को कवर कर लेंगे। वो भी क्या है बेटा, बजट है। बजट पैसों का ही नहीं होता, ठीक है, ये प्लानिंग है, किस प्रकार से हम अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, हमने तो क्या है, इसको बजट को पैसे को इससे जोड़ दिया कि पैसे की जो लेन देन है उसका जो प्राप्त, उसका जो स्वरूप है वो एक सही तरीके से लाना ही बजट है। लेकिन बजट को हम किसी भी क्षेत्र में किसी भी अर्थ के रूप में जोड़ सकते हैं। तो 100% ऊष्मा हमने प्राप्त की बेटा कौन सी तरंगों के रूप में, लघु तरंगों के रूप में। किसके रूप में, लघु तरंगों के रूप में, है ना, लघु तरंगों के रूप में प्राप्त की। और इसमें से अब ध्यान रखना, यहाँ बिल्कुल ध्यान से समझना, यहाँ जब आई अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष से, अंतरिक्ष की ऊंचाई कितनी है भाई, हमारे यहाँ वायुमंडल की अंतिम ऊंचाई 10,000 किलोमीटर। 10,000 किलोमीटर में जैसे ही आई तो यहाँ पर सूर्य की किरणें हैं वो अंतरिक्ष से टकरा करके, अंतरिक्ष की परत से टकरा करके, और 6% क्या हो गई, परावर्तित हो गई। 6% क्या हो गई, परावर्तित, आधे से पहले ही चली गई। ठीक है, और फिर नीचे आया सूर्य का ताप, और ये ताप जो हमारे बादल है, जो ऊंचाई पे 2000 मीटर से 7000 मीटर की ऊंचाई के जो बादल है, उन बादलों में आकर के सूर्य ताप क्या होगा, परावर्तित हो गया। बादलों से क्या हो गया, परावर्तित हो गया। फिर सूर्य ताप और नीचे आया, सीधे कहाँ गिरा, पृथ्वी के हिमाच्छादित प्रदेशों पे। कहाँ पे गिरा, हिमाच्छादित प्रदेशों पे। आप ध्यान रखना, जो भी वस्तु स्मूथ होती है, जैसे कांच, कांच में सूर्य का ताप मिला तो कांच गर्म नहीं होगा, कांच क्या करेगा, उसका पूर्ण रिफ्लेक्शन यानी पूरा का पूरा परावर्तन उसको कर देगा, तो वो गर्म नहीं होगा। तो ऐसे ही आपके जितने भी हिमाच्छादित प्रदेश है, स्मूथ प्रदेश है, जलीय भाग है, ये क्या कर देंगे, ये स्मूथी भाग है वो क्या कर देंगे, उसका रिफ्लेक्शन कर देंगे। कितने % का रिफ्लेक्शन किया, 2% का रिफ्लेक्शन किया हिमाच्छादित प्रदेशों ने। कितने % का बेटा, 2% का। तो याद रखना, इधर दिख रहा है ना, देखो कि सूर्य से आई 100% जो लघु तरंगे हैं, उनमें 6% अंतरिक्ष से
लिखते जाना। 27% है वो बादलों से, 27% बादलों से, और 2% जो है वो आपके हिमाच्छादित प्रदेशों से। हिमाच्छादित प्रदेशों से क्या हो गई? रिफ्लेक्शन हो गई। कितना परसेंट हो गया बेटा? 35%, 35% हो गया, 35%। समझ में आ गया? यस सर। 35% ऊष्मा है वो सूर्य की हमारे से आने से पहले ही परावर्तित हो गई, यानी यह ऊष्मा आई ही नहीं। यानी पृथ्वी पर आने से पूर्व ही परावर्तित पृथ्वी पर आने से पूर्व ही परावर्तित हो गई। कितनी परसेंट बेटा? 35%। और इस 35% परावर्तन को बोलते हैं पृथ्वी का एल्बिडो। लिख लेना, एल्बिडो क्या है? तो ऊष्मा का या सूर्य की लघु तरंगों का वह रूप, सूर्य की लघु तरंगों का वह रूप जो पृथ्वी पर आने से पूर्व ही क्या हो गया? परावर्तित हो गया। पृथ्वी पर आने से पूर्व ही क्या हो गया? परावर्तित हो गया। उसे क्या बोलेंगे? पृथ्वी का एल्बिडो कहेंगे। इसके बाद आप 100 में से माइनस कर रहे हो बेटा 35 को, कितना रह गया? 65। अब इस 65% में आपकी जो सूर्य की किरणें आई हैं, आप ऐसे कैसे डायग्राम बनाना। 14% जो भाग है लघु तरंगों का, वो कौन प्राप्त करता है? वायुमंडल प्राप्त करता है। कौन प्राप्त करता है? वायुमंडल। तो ये 35 हो गया, ये 14% भाग था, किसने प्राप्त कर लिया बेटा? वायुमंडल ने प्राप्त कर लिया। और कितना रह गया? 51%। और ये 51% भाग है, ये कौन प्राप्त करता है? ये पृथ्वी का धरातल प्राप्त करता है। तो बताइए सूर्य से आने वाली ऊष्मा है वो कितनी परसेंट रह गई? अरे 0%, 0% रहेगी ना? सर ठीक है। कितने परसेंट पृथ्वी ने प्राप्त किया? 51% पृथ्वी ने प्राप्त कर लिया। और पृथ्वी क्या होती है बेटा? गर्म होती है। पृथ्वी क्या होती है? गर्म होती है। पृथ्वी का भाग गर्म होगा। गर्म होने के बाद पृथ्वी क्या करेगी? 51% पृथ्वी ने ऊष्मा प्राप्त की है साहब। कितनी परसेंट? 51%। अब 51 में पृथ्वी हो गई गर्म, और गर्म होने के बाद अपनी ऊष्मा का उत्सर्जन करेगी दीर्घ तरंगों के रूप में। किसके रूप में? दीर्घ तरंगों के रूप में। ठीक है, किसके रूप में करेगी बेटा? दीर्घ तरंगों के रूप में। अब दीर्घ तरंगों के रूप में कर रही है, तो सबसे पहले हम बात करें कि यह 17%, कितनी परसेंट? 17% जो दीर्घ तरंग है उसका सीधा परावर्तन कर देती है, सीधा उत्सर्जन करती है। कहाँ पे? अंतरिक्ष में। यानी 17% है दीर्घ तरंग है, वो सीधी कहाँ चली जाती है? अंतरिक्ष में। कहाँ चली जाती है? अंतरिक्ष में। तो यह 17% चलेगी, जो कितनी रह गई बेटा? 34% रह गई। कितनी रह गई? 34%। 34%। ठीक है। अब 34% जो है वो कहाँ आ जाती है? वायुमंडल में। 34% आ गई कहाँ पर? वायुमंडल में। वायुमंडल में। तो बताओ पृथ्वी का बजट क्या हो गया? 0। समझ में आ गया ना? यानी यस सर। पृथ्वी ने 51% प्राप्त किया और 17% सीधा भेज दिया। 34% आ गई वायुमंडल में। अब वायुमंडल में जो 34% आई उसका क्लासिफिकेशन देखना। 6%, 6% लिख लीजिए। 6% विकिरण के द्वारा, विकिरण के द्वारा, विकिरण जानते हो ना? अरे विकिरण का मतलब है कोई ताप है ना, उसके माध्यम से, कोई ताप है, आग, उसके माध्यम से कोई ऊर्जा आई है, वो क्या है? विकिरण होगी, सीधी ऊर्जा। तो वो क्या है? विकिरण के द्वारा। ठीक है। और 9%, 9% ऊष्मा संवहन द्वारा, संवहन बोल लो,
ठीक है, या प्रक्षोभ बोल दो। प्रक्षोभ जानते हो? प्रक्षोभ श्रवण या प्रक्षोभ यानी हवाओं के माध्यम से। श्रवण का मतलब वही होता है ऊर्ध्वाधर ऊष्मा का ट्रांजिशन। फिर 19% ऊष्मा संघनन की गुप्त ऊष्मा के रूप में। संघनन की गुप्त ऊष्मा का मतलब है जो हमारे जो जलीय क्षेत्र है उन जलीय क्षेत्रों के माध्यम से वातावरण में जलवाष्प के रूप में क्या है वो ऊष्मा आ गई। किसके रूप में? जलवाष्प के रूप में वह ऊष्मा आ गई। तो 19% ऊष्मा है वो संघनन की गुप्त ऊष्मा के रूप में। याद करना, 6% ऊष्मा विकिरण के द्वारा, 9% ऊष्मा श्रवण द्वारा या प्रक्षोभ द्वारा, और 19% ऊष्मा है वो किसके द्वारा? संघनन की गुप्त ऊष्मा के द्वारा बाहर आई। किसके द्वारा बाहर आई? संघनन की गुप्त ऊष्मा के द्वारा बाहर आई। तो कितनी ऊष्मा आ गई बेटा? 34% ऊष्मा बाहर आ गई। अब हमारे पास एक प्रश्न आया कि यहां से बादलों से परावर्तित, अंतरिक्ष से परावर्तित और हिमाच्छादन से परावर्तित, इसको तो क्या कहा? पृथ्वी का एल्बिडो। पृथ्वी का एल्बिडो कहा। 35% ऊष्मा के जो भाग को पृथ्वी का एल्बिडो कहा। अब 51% आ गई, 17 चली गई, 34% हमारे वायुमंडल में आ गई। अब आप बात करो कि कितने परसेंट ऊष्मा वायुमंडल में आई, बताओ। 34 प्लस 14 कितनी हो गई? 48%। 34 प्लस 14 कितनी हुई? 48। अब बताइए, आपके एक डाउट क्लियर हो जाएगा कि सूर्य से कितनी ऊष्मा आई? सूर्य से कितनी ऊष्मा आई? 14%। 40%। कितनी आई? 14%। तो 14% और पृथ्वी की दीर्घ तरंगों से कितनी आई? 34%। बताइए, हमारा वायुमंडल सूर्य की लघु तरंगों से गर्म हुआ या पृथ्वी की दीर्घ तरंगों से? लघु तरंगों से। दिमाग खराब हो रहा दीर्घ है तरंगों से। भाई। दीर्घ आप तरंगों से। ज्यादा परसेंट किससे आया? पृथ्वी से। दीर्घ तरंगों से। तो गर्म किससे होगा? दीर्घ तरंगों से। दीर्घ तरंगों से। तो आपसे पूछ लिया कि पार्थिव वायुमंडल को ऊष्मा की सर्वाधिक प्राप्ति कहां से होती है? पृथ्वी की दीर्घ तरंगों से। पृथ्वी की दीर्घ। अब आप इसका सीधा सा उदाहरण देख लीजिए कि मैंने कई बार ही बताया उदाहरण कि सूर्य तो सुबह 7 बजे उग जाता है। 7 बजे उदय होने के बाद आप गर्मी महसूस करते हो लगभग दिन में 12-1 बजे। दिन में 12-1 बजे गर्मी महसूस करते हो। क्यों? क्योंकि सूर्य की ऊष्मा है वह वायुमंडल को इतना गर्म नहीं करती जितना गर्म कौन करता है? दीर्घ तरंग करती है। और दीर्घ तरंग कब उत्सर्जित होगी? जब पृथ्वी का भाग पूरा गर्म हो जाएगा, उसके बाद ही दीर्घ तरंग का उत्सर्जन होगा। और लगभग 12-1 बजे उत्सर्जन आरंभ होता है और हमारा जो वायुमंडल है वो ताप की प्राप्ति करता है। हम क्या करते हैं? गर्मी महसूस करते हैं। बताइए, समझ में आएगा? यस सर। ठीक है। Yes, sir. अब होता क्या है कि 48% ऊष्मा जब सूर्य है वो अस्त हो जाता है, तो ये 48% ऊष्मा भी क्या होती है? अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाती है। ये 48% ऊष्मा भी क्या होती है? अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाती है। तो हमारे पास में जितनी ऊष्मा आई थी उतनी की उतनी ऊष्मा क्या हो गई? अंतरिक्ष में चली गई। पृथ्वी ने जितना प्राप्त किया था उतना का उतना पृथ्वी का बाहरी भाग में चला गया और हमारा बजट क्या हो गया? बराबर। यानी जितना प्राप्त किया 100% उतना का उतना है 100% क्या हो गया? बाहर चला गया और बजट क्या रहा? 0। ठीक है। अब हो रहा क्या है कि आपका वायुमंडल है ये 48% ग्रहण कर रहा है। ठीक है, दीर्घ तरंग। अब लघु तरंग तो आ गई, लेकिन जो दीर्घ तरंग है हमारी, ये दीर्घ तरंग
क्या होती है कि बाहर निकल रही है, लेकिन कार्बनिक गैसों ने क्या किया, इन दीर्घ तरंगों का परावर्तन रोक दिया। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारी यह 48% ऊष्मा है यही रह जाएगी, और हमारे वायुमंडल के ताप में क्या होगी, वृद्धि होगी। और यही क्या कहलाता है बेटा, भूमंडलीय तापन, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, भूमंडलीय तापन बोल दो, भूमंडलीय उष्मीकरण बोल दो, ग्लोबल वार्मिंग बोल दो। बताओ समझ में आएगी मेरी बात? यस सर। यस इसको जो है आप डायग्राम बना लीजिए। स्क्रीनशॉट तो नहीं आया हुआ, स्क्रीनशॉट थोड़ी आता है आपका। आता है सर। आता है। आता है तो खींच लीजिए। ले लिया हुआ, फटाक से ले लीजिए, आगे करो। यस सर। हो गया? यस सर। यस देखिए, सर। अब हमारा जो इसके बाद में बिंदु आता है कि पृथ्वी पर जो ऊष्मा बजट है उसमें भिन्नता पाई जाती है, और कई जगह तो अतिरेक होता है और कई जगह ऊष्मा की क्या होती है, न्यूनता पाई जाती है। ये बिंदु भी समझना कि हमने पढ़ा था कि जहां सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी गिरती है और जहां दिन की अवधि ज्यादा होती है, लगभग 40 डिग्री उत्तरी और 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में, और इसके ऊपर सूर्य की किरणें गिरती है, तिरछी गिरती है, और तिरछी गिरेगी तो ज्यादा क्षेत्र को घेरेगी। लेकिन कब तापमान हमें प्राप्त होगा, तो जहां पर दिन की अवधि ज्यादा है, दिन की अवधि ज्यादा है, और जहां उत्सर्जन का जो समय है वो कम है, तो वहां पर ताप ज्यादा मिलेगा और तापमान क्या रहेगा, ताप अतिरेक रहेगा। ताप अतिरेक, अतिरेक का मतलब क्या होता है, ज्यादा। ताप अतिरेक का मतलब क्या है, ज्यादा। मतलब जितना ताप हमने प्राप्त किया उतना ताप हम उत्सर्जन नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें ज्यादा ताप मिल रहा है। ठीक है, तो वहां ताप अतिरेक रहेगा और इन क्षेत्रों में टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन जहां ताप हमें कम मिल रहा है और उत्सर्जन ज्यादा हो रहा है, वहां ताप की न्यूनता पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी, ताप की न्यूनता पाई जाएगी। और ये किसके आधार पर निर्भर करता है, ये निर्भर करता है आपके पार्थिव किरण और आपकी लघु तरंग यानी सूर्य विकिरण। सूर्य विकिरण हमें कितनी प्राप्त हो रही है और पार्थिव विकिरण से कितना ट्रांसफर हो रहा है। मान लो दिन की अवधि ज्यादा है तो रात की अवधि कम है, रात की अवधि कम है, ज्यादा हमने प्राप्त किया है तो पार्थिव विकिरण क्या करेगी, कम उत्सर्जन करेगी। भाई हमने 11-12 घंटे प्राप्त किया है, 12 घंटे 13 घंटे प्राप्त किया है, तो 10 घंटे में हम क्या है, कम उत्सर्जन करेंगे तो ताप ज्यादा होगा। लेकिन हमने क्या किया है, मात्र 5-7 घंटे ही प्राप्त किया है, 8 घंटे 10 घंटे प्राप्त किया है, तो अब उत्सर्जन करेंगे कितने, 12-13 घंटे, तो वहां ताप क्या होगा, कम होगा। ये बात समझ में आ गई क्या भाई? ज्यादा समय तक ऊर्जा प्राप्त करेंगे, ज्यादा समय तक ऊर्जा, आपने किसी पोर्ट को रखा, गर्म किया, ठीक है, और बहुत ज्यादा समय तक ऊर्जा दी, और मान लो उसको बहुत कम समय तक बंद करा, फिर ऊर्जा दे दी, फिर कम समय तक बंद करा, फिर ऊर्जा दे दी, तो वो गर्म ही रहेगा, ठंडा कहां से होगा। लेकिन आपने किसी को गर्म किया और लंबे समय तक उसको गर्म नहीं किया, फिर आप देखोगे तो वो क्या होगा, ठंडा। फिर आप गर्म करोगे, फिर लंबे समय तक गर्म नहीं करोगे, फिर क्या हो जाएगा, ठंडा। तो ऐसे ही आपकी पृथ्वी के सतह पर भी क्या है, ताप की भिन्नता पाई जाती है। सर्वाधिक ताप आपको निम्न अक्षांशों में मिलेगा और कम ताप आपको उच्च अक्षांशों पर मिलेगा। बताओ समझ में आ गया क्या? यस सर। पृथ्वी का ऊष्मा बजट क्लियर हो गया? ठीक है, अब हमारे कल है, नेक्स्ट टॉपिक है तापमान। सॉरी, तापमान क्या है और तापमान का विश्व वितरण क्या है। तापमान क्या है, तापमान का विश्व वितरण क्या है, और तापमान के विश्व वितरण में क्या क्या भिन्नता पाई जाती है। लगभग भिन्नताएं तो हमने देख ली, गुणन, परिक्रमण, ये सारे भिन्नता के कारण है। तो ये नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे, तापमान, तापमान की भिन्नता और विश्व का वितरण। ठीक है बेटा? ओके सर, यस थैंक यू। सर। इसमें कुछ पूछना है? नो सर। नो सर।
ठीक है, नोट्स आप पढ़ा लेना इस, बस इसका तो सीधे सीधे नोट्स हैं। ठीक है, ओके सर। थैंक यू। थैंक यू।